हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल मिशन टू। सो जैसा कि आपको पता है, आपका जो फाइनल एग्जामिनेशन होने वाला है उसका मॉडल प्रश्न पेपर जारी कर दिया गया है जैक के द्वारा। तो आज हम लोग इस वीडियो में हम उसी मॉडल प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। आपको बस पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखना है, क्योंकि आपका जिस पैटर्न में आपका फाइनल एग्जामिनेशन होगा एकदम हूबहू उसी पैटर्न में हमारा मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया जाता है। मॉडल का मतलब ही होता है कि जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी पैटर्न में आपको एक बार दिखा दिया जाए कि हाँ, इस पैटर्न में आपका एग्ज़ाम होगा। बाकी कितना क्वेश्चन होगा, कितने मार्क्स का होगा, तो आप वो सब चीज़ से अभी ही आप रूबरू हो जाएंगे, तो आपको बेफिक्र रहना उसके लिए। बाकी आपको सिलेबस बस कंप्लीट करना, रिवीजन करना है। और यहाँ पे हम लोग जो भी क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो तो आपके दिमाग में बैठ ही जाएगा, क्योंकि हम बहुत अच्छे से करने जा रहे हैं। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन एक दो अगर मैच हो गया तो फिर वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। और हम ये नहीं कह सकते कि आपका ये जो है मॉडल प्रश्न पत्र है उससे एकदम आ जाएगा, हर चीज़ आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये आपको पैटर्न दिखाने के लिए दिया गया है कि हाँ, इस पैटर्न में एग्जाम होगा। बाकी अगर आप जो सिलेबस पढ़े हैं तो उसी के अंदर से रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी का। सबसे पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शन में हमारा क्या है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 40 रहेगा, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहेगा। और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा, 1 मार्क कैरी करेगा, मतलब 1 नंबर का रहेगा। 4 ऑप्शन आपका गिवन रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, मतलब जो सबसे सही हो उसी का आंसर देना है। कभी कभी क्या लगता है, होता है कि आपको लगेगा ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो उसमें से सबसे ज़्यादा सही होना चाहिए, मतलब सबसे ज़्यादा सूटेबल होना चाहिए उस क्वेश्चन के लिए, तभी आप उसको चूज करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि जितना भी क्वेश्चन है सारा कंपलसरी है, और नो मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर, मतलब अगर आप कोई गलत आंसर करते हैं तो उसके लिए कोई मार्क्स नहीं कटेगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो हमारा रहेगा पैसेज से। 1 से 5 तक का क्वेश्चन हमारा पैसेज से रहेगा। एक पैसेज आपको दिया रहेगा, उस पैसेज को आपको बस ध्यान से पढ़ना है। जो भी पैसेज आप पाएंगे अपने एग्जाम पेपर में उसको बस ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि पैसेज बहुत इजी रहता है, क्योंकि आप 9th क्लास में है तो बहुत हार्ड देता नहीं है। आपको बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, आपका सारा आंसर इसी पैसेज में मिल जाएगा। अभी देखिएगा जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है ना, 5 क्वेश्चन, वो सब इस पैसेज को पढ़ने के बाद आप खुद सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए पैसेज को पढ़ते हैं। तो हमारा पैसेज स्टार्ट होता है। साइंस हैज मेड अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। क्या बोल रहा है कि जो साइंस है, जो विज्ञान है, हैज़ मेड अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ, मतलब आज का जो मॉडर्न लाइफ है, आधुनिक जीवन है, उसमें हर एक क्षेत्र में साइंस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। तो आप कैसे वो चीज़ देखते हैं। एवरी पर्सन फील्स द इफेक्ट ऑफ साइंस इन डे टू डे लाइफ, हर इंसान फील करता है, महसूस करता है साइंस के इफेक्ट को अपने डे टू डे लाइफ में। आप अपने दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में आप देखिएगा साइंस का कितना महत्व, वो आप सबको रिलेट कर पाएंगे। साइंस हैज़ मेड लाइफ ईजियर, साइंस क्या क्या है कि लाइफ को ईजी बना दिया। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ ऑल्सो मेड लाइफ ईजियर, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी लाइफ को ईजी कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, कुकर्स, इंडक्शन प्लेट्स, माइक्रोवेव ओवेंस, मिक्सचर एट्सेट्रा। एग्जाम्पल के लिए देखिए, पहले हम लोग दाल बनाने के लिए, चावल बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन का यूज करते थे, लेकिन अब कुकर्स आ गया, मतलब कुकर आ गया। अब उस कुकर में साइंस यूज होता है, मतलब साइंस का बहुत सारा एप्लीकेशन यूज रहता है, तभी हम लोग भाप अंदर बनता है और फिर खाना जल्दी बन जाता है। इंडक्शन प्लेट्स आ गया है, माइक्रोवेव आ गया, ओवेंस आ गया है, मिक्सचर आ गया है। तो बहुत सारा चीज़ आ गया जिससे हमारा लाइफ बहुत इजी हो गया। अब खाना पहले हमारा 1 घंटा लगता था, तो अब 10 मिनट में बन जाता है कुकर में। तो बहुत हमारा लाइफ इजी हो गया। द फूड दैट वी ईट, जो खाना हम लोग खाते हैं। द क्लोथ्स दैट वी वियर, जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं। द बुक्स एंड पेपर्स दैट वी रीड, जो किताब और पेपर हम लोग पढ़ते हैं। द रिक्रिएशंस वी इंजॉय, जो मनोरंजन हम लोग इंजॉय करते हैं। द गेम्स दैट वी प्ले, जो गेम हम लोग खेलते हैं। ऑल हैव सम ऑफ द अदर थिंग्स टू डू विद द एप्लीकेशन ऑफ साइंस। तो ये सब चीज़, जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं, जो हम लोग गेम खेलते हैं, जो हम लोग इंजॉय करते हैं, ये सब चीज़ रिलेटेड है साइंस के एप्लीकेशन से। ऑल हैव सम ऑफ द अदर थिंग्स टू डू विद द एप्लीकेशन ऑफ साइंस, मतलब ये सब में साइंस का एप्लीकेशन लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है हमारा, टेक्नोलॉजी हैज़ अनडाउटेडली मेड आवर लाइफ्स बेटर, बट फॉर देयर कोजी एफर्ट्स पीपल टेंड टू बी डिपेंडेंट ऑन इट। बोल रहा है कि देखिए, टेक्नोलॉजी तो निसंदेह हमारा जीवन को बहुत बेटर बना दिया है, लेकिन
इतना आरामदायक हो गया है कि लोग क्या करते हैं, लोग पीपल टेंड टू बी डिपेंडेंट ऑन इट। पीपल, अब जितने भी लोग हैं सब डिपेंडेंट होना चाहते हैं उसी पे, अपने से कुछ करना ही नहीं चाहते। जैसे कि वॉशिंग मशीन आ गया, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि आप हाथ से कपड़ा नहीं धोइए। अगर आप नहीं धोते, उसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो फिर आपका हाथ का एक्सरसाइज नहीं होगा, फिर बीमारी से आप ग्रसित हो जाएंगे। तो वो इमरजेंसी के लिए कि आप कभी नहीं कर पा रहे, आप बीमार है तो कर सकते हैं, लेकिन अब सब लोग उसी पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं on it so much that they can't even imagine living without it। अब इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि लोग इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं इसके बिना जीवन का, मतलब इसके बिना लोग जी ही नहीं सकते। जैसे कि हम लोग अब इलेक्ट्रिसिटी के बिना जी नहीं सकते, ये भी साइंस का ही देन है। हम लोग अब इंडक्शन के बिना नहीं रह सकते, हम लोग कुकर के बिना नहीं रह सकते, हर एक के घर में कुकर होगा, तो ये सब के बिना हम लोग लाइफ इमेजिन कर ही नहीं सकते। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, व्हाट इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंस इन आवर मॉडर्न लाइफ। हमारे आधुनिक जीवन में साइंस का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। अब देखिए आप क्वेश्चन का जो लाइन दिया हुआ वो चीज़ एग्जैक्ट हमारा फर्स्ट पैरा में लिखा हुआ। अब देखिए, साइंस हैज़ मेड अ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो आपको अगर नहीं भी समझ आ रहा है ना पैसेज, तो आप क्वेश्चन देखिएगा कि क्वेश्चन में जो लिखा हुआ किस लाइन में मैच कर रहा है, उसके बाद यहाँ ऑप्शन देखिएगा, तो आप आराम से ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब पूछ रहा है व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ साइंस, मतलब क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, तो सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ हैज साइंस मेड आवर लाइफ्स, मतलब कि साइंस ने हमारे जीवन को कैसा बना दिया है। तो ये चीज़ पूछ रहा है, तो बोल रहा है कि टफ बना दिया, डल उदास कर दिया, या इजी कर दिया, या नरक बना दिया, हेल मतलब। तो ऑब्वियसली इजी कर दिया है। अभी हम लोग क्या देखें, कुकर आ गया, इंडक्शन आ गया, तो ये सबसे हमारा लाइफ इजी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, थ्रू विच टेक्निकल थिंग्स आर यूज्ड फ्रॉम डोमेस्टिक लाइफ टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब यहाँ बोल रहा है कि यहाँ में से कौन सा ऐसा चीज़ है जो डोमेस्टिक लाइफ मतलब घरेलू जीवन से लेकर इंडस्ट्रियल सेक्टर तक यूज किया जाता है। कौन सा ऐसा चीज़ है, फिलॉसफी का ज़्यादा यूज घरेलू लाइफ में किया नहीं जाता, बायोटेक्नोलॉजी का भी नहीं होता, मेटाफिजिक्स का नहीं। हम लोग का पैराग्राफ साइंस के बारे है, तो साइंस का ही यूज किया जाता है। देखिए अभी हम क्या बोले, खाना बनाने से लेके इलेक्ट्रिसिटी से लेके वॉशिंग मशीन, छोटा छोटा चीज़ से लेके इंडस्ट्री तक, मतलब बड़ा बड़ा इंडस्ट्री तक, माइंस में आप देखिएगा बड़ा बड़ा मशीन लगा हुआ है, और भी हर एक इंडस्ट्री में साइंस का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अनडाउटेडली। बोल रहा है कि सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, ठीक है। अब अनडाउटेडली का मतलब क्या होता है, हम बोलेंगे डाउटेडली मतलब हम आप पे डाउट कर रहे हैं, अनडाउटेडली मतलब हम आप पे डाउट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब डाउटलेस है, हम डाउट नहीं कर रहे हैं, तो डाउटलेस हो जाएगा। ये बोल रहा है सर्टेनली का मतलब निश्चित रूप से, हाँ मतलब कि हम डाउट नहीं कर रहे हैं, मतलब निश्चित है, ये डाउट नहीं कर रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा। इविडेंटली का मतलब भी होता है कि एकदम सही चीज़, हम डाउट नहीं कर रहे, तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ सिग्निफिकेंट। अब एंटोनिम पूछ रहा है सिग्निफिकेंट का मतलब कि उल्टा शब्द, तो सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अब इंपॉर्टेंट का यहाँ पे उल्टा क्या हो जाएगा, अनइम्पॉर्टेंट, तो अनइम्पॉर्टेंट भी आंसर हो जाएगा। और सिग्निफिकेंट दिया हुआ तो इनसिग्निफिकेंट भी हो जाएगा, क्योंकि आई एन लगा देने से उसका नेगेटिव बन गया, मतलब कि ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये दोनों हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए 5 क्वेश्चन था आप लोग का, पांचों बहुत इजी था, मतलब अगर आपको अगर प्रॉब्लम आया होगा, अगर आप इसको नहीं जान रहे होंगे तो ठीक है, और ये भी नहीं जान रहे होंगे, लेकिन ये भी बहुत इजी था। बात रहा 3 क्वेश्चन तो एकदम पैसेज से ही था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पैसेज करते हैं। नेक्स्ट पैसेज भी बहुत ईजी होने वाला है। एक कहानी यहाँ पे दिया हुआ, देखिए, वंस अ बी फेल्ट थर्स्टी। एक बार का बात है कि एक मधुमक्खी थी, उसको प्यास लगी हुई थी। इट फ्लू टू पॉन्ड टू ड्रिंक वाटर। अब ये जो है उड़ी और तालाब में गई, क्यों गई, तो टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए। वाइल ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीते टाइम, द बी फेल इनटू द पॉन्ड। जो मधुमक्खी थी वो पॉन्ड में गिर गई। अ डव वॉज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। तो जो एक डव है, वो पक्षी का नाम है, एक डव पक्षी का नाम है, तो वो जो है ब्रांच में मतलब ट्री का जो शाखा था उसमें बैठी हुई थी। इट सॉ ऑल एंड डिसाइडेड टू सेव द बीज लाइफ। अब जो वो पक्षी थी डव, वो ये सब देखी। इट सॉ ऑल, इट यूज हुआ है पक्षी के लिए, डव के लिए, एंड डिसाइडेड टू सेव टू बीज लाइफ, और क्या डिसाइड की कि जो मधुमक्खी का जीवन है उसको बचाया जाए।
द डव थ्रू अ लीफ, तो वो पक्षी क्या करती है, एक पत्ता फेंक दी। द बी क्लाइम्ड ओवर द लीफ, अब क्या की मधुमक्खी उस लीफ पे चढ़ गई। ड्राइड इट्स विंग्स, अपना विंग्स को मतलब अपना पंख को सुखाई। एंड फ्ल्यू अवे, और उड़ के भाग गई। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, अ हंटर, एक शिकारी, केम टू द फॉरेस्ट, एक शिकारी फॉरेस्ट में आया। ही एम्ड एट द डव, अब वो निशाना लगा रहा था डव पक्षी पे। लकीली द बी सॉ द हंटर, लकीली क्या होता है, सौभाग्य से वो मधुमक्खी देख ली थी वो हंटर को, शिकारी को। इट फ्लू टू द हंटर एंड स्टिंग हिम हार्ड ऑन द हैंड, ये क्या कि मधुमक्खी ये हंटर के पास उड़ के चली गई। एंड स्टंग हिम, और उसको डंक मारी, हार्ड, स्टंग हिम हार्ड, बहुत जोर से डंक मारी। ऑन द हैंड, कहाँ पे डंक मारी, हाथ में। द हंटर मिस्ड हिज एम, अब जब उसके हाथ में डंक लग गया तो उसका एम चूक गया, जो निशाना लगा रहा था वो चूक गया। द डव हर्ड द गन शॉट एंड फ्ल्यू अवे, अब जो वो गन शॉट हुआ, जो बंदूक का गोली निकल के गया, वो उसका आवाज़ सुन के वो पक्षी भाग गई। द डव थैंक द बी फॉर दिस टाइमली हेल्प, और जो वो पक्षी थी वो धन्यवाद दी किसको, मधुमक्खी को, समय पे सहायता करने के लिए। मतलब समय पे सहायता की मधुमक्खी, एक बार मधुमक्खी को सहायता की थी डव, तो इसलिए वो थैंक यू बोली। तो इससे क्या मिलता है कि हम लोग को हमेशा एक दूसरे की सहायता करना चाहिए, क्योंकि कब कौन काम आ जाएगा ये नहीं पता। अब देखिए आंसर आप लोग को देना, ठीक है। वेयर डिड द बी फ्लाई टू ड्रिंक वाटर, पूछ रहा है कि बी मतलब जो मधुमक्खी थी वो कहाँ उड़ के गई पानी पीने के लिए, तो कहाँ गई, यहाँ पे आराम से लिखा हुआ इट फ्लू टू अ पॉन्ड, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पॉन्ड। नेक्स्ट है हमारा व्हाट हैपेंड टू बी वाइल ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीते टाइम क्या हो गया था उसको, मतलब मधुमक्खी को, तो क्या हुआ था, वो गिर गई थी तालाब में। इट फेल इनटू द पॉन्ड। नेक्स्ट है हमारा हु सेव्ड द बीज लाइफ, मतलब जो मधुमक्खी उसका जीवन कौन बचाई थी, तो एक पक्षी का नाम डव है, तो वो बचाई थी, फिश नहीं बचाई थी, हंटर भी नहीं, और टॉर्टवाइज भी नहीं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है व्हाट डिड द बी डू टू सेव द डव्स लाइफ, डव का लाइफ बचाने के लिए बी क्या की, तो क्या की, वो हंटर का हाथ में जाके डंक मारी थी, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मतलब अच्छा करिएगा तो अच्छा फल मिलेगा। अगर मधुमक्खी को नहीं बचाती डव, तो डव को बचाती मधुमक्खी, नहीं ना, तो इसका मतलब क्या है, डू गुड हैव गुड, मतलब अच्छा करो अच्छा पाओ, तो आंसर हो जाएगा ए। प्राइड हैथ अ फॉल, ये नहीं होगा, मतलब घमंड नहीं करना। यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनियन मतलब कि एकता में शक्ति है। रिवेंज इज द बेस्ट पॉलिसी, रिवेंज की बदला तो लेना ही नहीं चाहिए, तो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, अच्छा करो और अच्छा पाओ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब देखिए लेटर यहाँ पे दिया हुआ आपको, यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा, आपको भरना है, ठीक है। आपका नाम सुनीता या सुरेश है, एक एप्लीकेशन लिखना अपने हेडमास्टर को, और उसमें क्या करना, आस्किंग हिम टू मेक बुक्स अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, आपका जो स्कूल लाइब्रेरी उसमें बुक नहीं है तो सर को लिखना है कि हमारे लाइब्रेरी में बुक अवेलेबल करवाइए। कंप्लीट द फॉर्मल लेटर बाय चूजिंग अ सुटेबल गिवन ऑप्शन फ्रॉम 11 to 15, 11 से 15 तक आपका ऑप्शन दिया हुआ, उसमें आपको चूज करके भरना, ठीक है। अब देखिए हम लोग जब हेडमास्टर के पास लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, टू द हेडमास्टर। अब देखिए जब हम लोग द हेडमास्टर लिखते हैं ना, तो ये द में टी बड़ा रहता है और हेडमास्टर में एच बड़ा रहता है, ठीक है, ऐसा लिखा जाता है, ये रूल है कि जब हम लोग द हेडमास्टर लिखेंगे तो टी और एच बड़ा रहेगा, ठीक है। तो अब आपको ऑप्शन में लिख देखना है कि ऑप्शन में हमारा क्या है, तो देखिए ऑप्शन में तो सब में द हेडमास्टर है, ए बी सी डी। अब आपको चूज करना है कि किस में हमारा टी भी बड़ा है, देखिए इसमें टी छोटा है एच भी छोटा है, टी छोटा है एच बड़ा, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए टी बड़ा है एच बड़ा है, इसमें भी टी बड़ा एच बड़ा, तो ये दोनों में से आपका कोई भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ए लगाइए या डी लगाइए, दोनों ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट है वी हैव अ लाइब्रेरी पीरियड ऑफ 45 मिनट्स एवरी सैटरडे, वी कैन नॉट मेक द बेस्ट यूज। अब देखिए जब हम लोग बेस्ट लिखते हैं ना तो उसके पहले द का यूज करते हैं, और यहाँ पे आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए इसमें बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड लिखा हुआ है, द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, द बेस्ट। अब देखिए ये दोनों तो होगा नहीं, ये दोनों तो ऐसे हो गया, अब बच गया ये दोनों, ठीक है, ये दोनों हो गया। अब यहाँ पे देखिए द बेस्ट यूज ऑफ द पीरियड, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा आपको हिंट दिया कि कौन सा पीरियड का, इस पीरियड का, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर,
13 नंबर में क्या बोल रहा है, इट इज़ बिकॉज मैनी बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन द लाइब्रेरी। ये क्यों, क्योंकि लाइब्रेरी में बहुत सारा बुक अवेलेबल नहीं है। तो क्या होना चाहिए, अब ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ हॉस्टल, तो हॉस्टल तो होगा नहीं, हॉस्टल में तो बुक नहीं रहता, स्कूल हॉल में भी नहीं रहता, क्लासरूम में भी नहीं रहता, हमारा स्कूल लाइब्रेरी में रहता है, तो ये हो जाएगा। अब हमारा 14 क्या बोल रहा है, 14 में बोला ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लास आई रिक्वेस्ट यू टू ऐड सम मोर बुक्स टू द लाइब्रेरी, वी शैल बी थैंकफुल टू यू, मतलब कि हम लोग आपका ग्रेटफुल रहेंगे, वी शैल बी ग्रेटफुल टू यू या थैंकफुल टू यू। तो अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ, जो दिया होगा उसी के हिसाब से लिखेंगे। तो हमारा 14 नंबर में है, देखिए थैंकिंग तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोग वी शैल बी के बाद बिफोर आएगा नहीं, यहाँ पे हम लोग आभारी बने रहेंगे, तो उसके लिए थैंकफुल होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 15। अब देखिए लास्ट में हम लोग जब लेटर कंप्लीट करते हैं तो क्या लिखते हैं, योर्स ओबीडियंटली, योर्स सिंसियरली, ऐसा कुछ लिखते हैं। तो अब देखिए ऑप्शन में जो होगा उसी के हिसाब से आप लोग, अगर ओबीडियंटली वाला होगा तो वो डालिएगा, सिंसियरली होगा तो वो डालिएगा। देखिए ये लिखाता है, योर नहीं लिखाता है, योर्स लिखाता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा योर्स ओबीडियंटली। ठीक है, ये सब योर्स यहाँ, लेकिन ओबीडियंटली नहीं है, योर तो ओबीडियंट ये भी नहीं होगा, तो ये तीनों नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये देखिए ग्रामर पोर्शन आ गया। अब ग्रामर पोर्शन में देखिए यहाँ पे आपको देखना द थीफ हैड, यहाँ पे हैड लगा हुआ है, तो द थीफ हैड के बाद हमारा क्या आ जाएगा, हैड के बाद हमारा V3 आता है, तो द थीफ हैड स्टोलन द थिंग्स लास्ट नाइट, कि चुरा लिया था चोर जो है चीज़ों को लास्ट नाइट, तो आंसर हो जाएगा स्टोलन। ठीक है, डिड यू नोटिस, अब देखिए जब यहाँ पे डिड का यूज हो गया, मतलब कि जब डिड यूज हो गया तो आपको सब्जेक्ट के बाद V1 का यूज करना, तो V1 यहाँ पे क्या है, नोटिस है, नोटिस डिड नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नोटिसिंग तो होगा नहीं, नन ऑफ दिस नहीं होगा, तो आंसर नोटिस हो जाएगा। डिड अगर आपको दिख गया शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट है, तो आपको V1 लगाना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये तो सेकेंड फॉर्म है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नोटिस। नेक्स्ट है हमारा ही विल। अब देखिए विल के बाद सब्जेक्ट और विल दिखे आपको, विल या सेल, तो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, तो ही विल रिकवर सून हो जाएगा। फोर्थ फॉर्म कब आता, जब आपका बी लगा रहता, ही विल बी, तब यहाँ पे, और सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगता तब भी, रिकवर्ड भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है हु हैड सीन, देखिए हु सीन तो होगा नहीं, हु सी भी नहीं होगा, हु विल सी रोहित यस्टरडे, पास्ट का बात हो रहा है, तो विल तो होगा नहीं, विल कब हम लोग यूज करते हैं, फ्यूचर के लिए, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हु, उसके बाद डैश रोहित यस्टरडे, मतलब पिछला कल को, मतलब कल कौन देखा था रोहित को, ऐसा। तो यहाँ पे देखिए पास्ट को दिखाने के लिए हैड का यूज किया जाता है। यहाँ पे अगर V2 लगा रहता ना, हु सॉ रोहित यस्टरडे, तो भी सही होता, लेकिन वो तो है नहीं, हैड सीन है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ये वाला डी हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर। बी है, अब देखिए कम इन एंड सिट डाउन, हम लोग तो कम इन एंड सिट डाउन बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते कमिंग या कम्स। तो किसी को जब हम लोग ऑर्डर दे रहे कि कम इन और सिट डाउन, तो फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, तो कम का फर्स्ट फॉर्म कम होता है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन सिंपल पास्ट फॉर्म। अब सिंपल पास्ट फॉर्म आप कैसे पहचानिएगा, तो आपको देखना है कि सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये सिंपल पास्ट टेंस का रूल है, आपको याद रखना, ठीक है, तभी आप पहचान पाएंगे। अब देखिए राइट नाउ आई एम स्टडिंग, तो आई एम स्टडिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ गया, सेकेंड फॉर्म तो आया नहीं। द बेल हैड रंग, अब देखिए हैड के बाद हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, हैड आ गया वर्ब का थर्ड फॉर्म। आपको सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म देखना है। तो यहाँ पे देखिए आई के बाद आ गया रिमेंबर फर्स्ट फॉर्म है, तो ये भी नहीं होगा। सीमा हर्ड, अब देखिए सीमा है सब्जेक्ट, उसके बाद हियर का मतलब सुनना होता है, उसका वर्ब टू होता है हर्ड, तो यहाँ पे आ गया, उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी नंबर। आपको बस ये स्ट्रक्चर याद रखना, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आ गया हमारा सीमा सब्जेक्ट, हर्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी रह सकता, जैसे कि राम एट, राम ने खाया, आई वेंट, मैं गया, तो ऐसा भी रहेगा, तो भी वो हमारा सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल नॉन फाइनाइट ऑप्शन। वी ईट, हम लोग खाते हैं, क्यों खाते हैं, पहुंचने के लिए, कहीं पहुंचने के लिए, बिल्कुल नहीं। कुछ शुरू करने के लिए, बिल्कुल नहीं। टू लिफ्ट, कुछ उठाने के लिए, नहीं। टू लिव, जीने के लिए खाते हैं, तो जो सुटेबल था वो देना था, तो बी आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल वर्ब। अब देखिए
यहाँ पे मॉडल वर्ब दिया माइट मस्ट में। अब हम जो एक मॉडल का वीडियो बनाया उसमें आपको बताएं कि जब भी हम लोग विश करते हैं, किसी के लिए प्रेयर करते हैं कि भगवान आपको लंबी उम्र दे, आपका जर्नी सेफ हो, तो हम लोग मे का यूज करते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, कैन, मे, मस्ट, माइट, ये सब नहीं यूज करते, मे का यूज करते, तो आंसर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट फॉर्म। अब आपको सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में देखना, ठीक है, कि सिंपल प्रेजेंट, अब आपको देखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन है। तो देखिए, आई विल प्ले टुमोरो, ये हम कल खेलेंगे, ये फ्यूचर का बात बता रहा है। लास्ट ईयर आई ट्रेवल्ड, लास्ट ईयर मैंने ट्रेवल किया था कन्याकुमारी के लिए, तो ये हमारा पास्ट का बताया। आई एम अ टीनेजर, यहाँ पे बता रहा है कि मैं टीनेजर हूँ, मतलब कि अभी अभी हम 13 को क्रॉस किया, 13 से 19 तक के एज को टीनेजर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में बता रहा है कि सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में कौन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन सिंपल प्रेजेंट फॉर्म। तो सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में ये तो है, प्रेजेंट फॉर्म में, सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में ये है सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में, लेकिन बात ये है कि ये टेंस नहीं है। और अगर आप यहाँ पे नन ऑफ दीज नहीं रहता तो ये आंसर दे सकते थे, क्योंकि ये टेंस नहीं, टेंस हमारा स्टार्ट होता है भर्ब से, यहाँ पे भर्ब नहीं, यहाँ स्टेट को दिखा रहा है, मैं टीनेजर, ये प्रेजेंट ही दिखा रहा है कि मैं अभी टीनेजर हूँ। लेकिन ये इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन हमको लगता है कि नन ऑफ दीज ही होना चाहिए, क्योंकि ये टेंस नहीं है, ये प्रेजेंट फॉर्म ही है, लेकिन ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। तो नन ऑफ दीज हो सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, द सोल्जर्स आर एट वॉर, यहाँ पे एट हो जाएगा। एट क्यों होता है, जब भी सोल्जर्स वॉर में जाते थे क्या करते हैं, वो वॉर में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब पूरी तरीके से उसमें घुले मिले रहते हैं, वॉर में लड़ाई झगड़ा करे रहते हैं। तो उसको दिखाने के लिए हम लोग एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं वॉर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चंस फ्रॉम 26 to 40। अब 26 से 40 तक आपका बुक से है, तो आप अगर बुक का स्टोरी पढ़े होंगे तो ये बहुत ही इजी होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते, देखते हैं आप कितना क्वेश्चन कर पाते हैं अपने से। आप अपने से पहले ट्राई करिएगा करने का, उसके बाद आप मेरे से आंसर मिलाइएगा, ठीक है। उसके बाद आप बताइएगा कि आप 26 से 40 तक में कितना क्वेश्चन सही कर पाए, ये आपको कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। हम आंसर करेंगे उसको नहीं देखना, पहले आप मन में आंसर सोचिएगा, फिर हम करेंगे उसको आपको मिलाना है, ठीक है। तो देखिए, द लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक एवलिन ग्लेनी इज अबाउट अ, जो हम आपका चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक एवलिन ग्लेनी, ये किसके बारे है, किस चीज़ के बारे, ट्रैवलर के बारे तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ट्रैवलर के बारे तो है नहीं, साइंटिस्ट के बारे भी नहीं है, प्लेयर के बारे भी नहीं है, किसके बारे, परक्यूशनिस्ट के बारे। तो ये हमारा हो जाएगा ए। हु गॉट द ओल्ड बुक फ्रॉम द एटिक। अब पूछ रहा है कि जो पुराना किताब था वो एटिक में मतलब किसको मिला था एटिक से, तो किसको मिला था, मार्गी का जो भाई था टॉमी, तो उसको मिला था, तो आंसर हो जाएगा डी। हु इज़ द ऑथर एंड राइटर ऑफ द लेसन द फन दे हैड चैप्टर के राइटर कौन है, तो इजाक एसिमोव। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है व्हाट डज द वर्ड संतोष मीन। संतोष का मतलब क्या होता है, कोई बोलता है कि जितना है उतना में ही संतोष करो, तो इसका मतलब क्या होता है कि संतुष्ट हो। तो यहाँ पे ग्रीड का मतलब लालच होता है, ब्रेवरी मतलब साहस, और कंटेंटमेंट का मतलब ही होता है संतोष करना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 30 है हाउ डिड संतोष फील आफ्टर रीचिंग द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। टॉप ऑफ द वर्ल्ड मतलब पूरे ऊपर में पहुंचने पर, मतलब माउंट एवरेस्ट चढ़ने पर कैसा फील हुआ था संतोष को, तो उनको स्पिरिचुअल और प्राउड मोमेंट फील लग रहा था, कि मतलब बहुत ही प्राउड फील हो रहा था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। टायर्ड, थक तो गए थे लेकिन थकान वाला फील नहीं हो रहा था उनको, प्राउड मोमेंट फील हो रहा था। फैटिक का मतलब भी थकान होता है, एग्जॉस्टेड का मतलब भी थकान होता है, तो ये सब का थकान मतलब होता है। ये थक तो वो पक्का गए होंगे, लेकिन उनके बारे में वो बिल्कुल नहीं सोच रहे थे, बस उनको प्राउड फील हो रहा था, और वो टाइम उनके लिए स्पिरिचुअल था। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। हु थॉट ऑफ इम्प्रूविंग द साउंड ऑफ द पूंगी। अब जो पूंगी का जो साउंड था, पूंगी बजाने पे जो साउंड निकलता था, उसको इम्प्रूव करने के बारे कौन सोचा, तो एक बार्बर था, वो सोचा कि इसको इम्प्रूव करते हैं, उसके बाद फिर वो पूंगी जो है शहनाई बन गया था, ठीक है। विच ऑफ द गिवन पोएम्स इज रिटन बाय सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्यम भारती के द्वारा कौन सा पोएम लिखा गया है इनमें से, तो इनमें से जो पोएम है विंड, वो लिखा गया है सुब्रमण्य भारती के द्वारा। नेक्स्ट है व्हाट डिड द पोएट वांट टू क्रिएट फॉर हनी बीज इन द पोम द लेक आइल्स ऑफ इनिसफ्री।
जो पोएम आपका द लेक आई ऑल्सो फिनिश फ्री, इसमें जो पोएट है वो मधुमक्खियों के लिए क्या बनाना चाहते हैं, तो हाइव्स, उनके लिए उनका छत्ता बनाना चाहते हैं, तो बी नंबर हो जाएगा हमारा सही। रॉबर्ट फ्रोस्ट पोएम, अब रॉबर्ट फ्रोस्ट जो राइटर है, रॉबर्ट फ्रोस्ट जो है उनका कौन सा पोएम है, द रोड नॉट टेकन, क्योंकि विन तो अभी देखिए कि कौन लिखा था, सुब्रमण्य भारती, तो ये तो होगा नहीं, बाकी सी भी नहीं होगा, तो बी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है द लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड इज रिटन बाय, अब ये लिखा गया फीव कैरी के द्वारा, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा। वेयर डिड द स्वेलो डाई, जो गोरैया छोटी सी पक्षी थी वो कहाँ मरी थी, तो एट द फीट ऑफ द स्टेचू, जो प्रिंस का मूर्ति था उसके पैर पे जाके वो मरी थी। व्हाट सर्व्स एज अ थर्ड हैंड टू अ मंकी, तो जो आपका था एडवेंचर ऑफ टोटो, उसमें जो मंकी था वो मतलब पूछ रहा है कि व्हाट सर्व एज अ थर्ड हैंड, तो उस मंकी का जो तीसरा हाथ था, मतलब जो तीसरा हाथ के जैसा काम कर रहा था वो क्या था, तो उसका पूंछ था, हिज टेल, उसका जो पूंछ था वो तीसरा हाथ के रूप में वो यूज करता था। व्हाट डिड द पेरेंट्स से व्हेन द चाइल्ड लेग्ड बिहाइंड, जो बच्चा खो गया था, जब वो बच्चा खो गया था, पीछे रह गया था, तब उसके पेरेंट्स क्या बोले, तो पेरेंट्स क्या बोल रहे थे, कम चाइल्ड कम, मतलब आ जाओ बच्चा आ जाओ, तो ये वाला, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट है हमारा हु ब्रोक इनटू द मर्चेंट्स हाउस, मर्चेंट के हाउस में कौन गया था, तो यहाँ पे अ थीप, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारा और लास्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द टस्कर स्केप इन द स्टोरी ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ईश्वरन द स्टोरी टेलर आपका कहानी, उसमें जो टस्कर है वो कहाँ भाग के चला गया था, तो कहाँ चला गया था, टू अ टिम्बर यार्ड, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये जितना भी क्वेश्चन था आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और बिल्कुल इसी पैटर्न में आपका एग्जाम होने वाला, बस आप जो स्टोरी पढ़े हैं उसको आप रिविजन कर लीजिए, आप एकदम 26 से 40 तक का जो क्वेश्चन होगा उसको आप आसानी से कर सकते हैं, बाकी जो ग्रामर पोर्शन है वो भी बहुत ईजी है, तो ये आई होप कि समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।